हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने हैं एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम के चैप्टर नंबर 4 की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल रिसर्च इन स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो जब भी हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कि सबसे पहला जो है वो है फंडामेंटल रिसर्च। दो तरह की एनालिसिस होती है। पहली एनालिसिस है उसका नाम है फंडामेंटल, और दूसरी जो एनालिसिस है वो है टेक्निकल एनालिसिस। इसी तरीके से एक थर्ड नंबर की एनालिसिस होती है जिसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सब लोगों का अलग अलग नजरिया होता है इन्वेस्टमेंट में रिसर्च करने का। कुछ लोग होते हैं वो फंडामेंटल रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो कुछ लोग होते हैं वो टेक्निकल चार्ट में अपनी कंडीशन, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया या फिर चार्ट पैटर्न हो गए या फिर कोई उनकी एक स्पेशल स्ट्रेटजी हो, तो वो सब यूज कर कर भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेटा को देखते हैं। तो सबकी जो एनालिसिस करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। तो इसी तरीके से जब हम एनआईएसएम के चैप्टर नंबर 4 में आएंगे जिसका नाम है फंडामेंटल रिसर्च इन स्टॉक मार्केट, मतलब हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फंडामेंटल। अब फंडामेंटल होता क्या है? तो फंडामेंटल एक रिसर्च होती है, एक मेथड है किसको एनालिसिस करने का, स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू, साथ के साथ स्टॉक की इकोनॉमिकल कंडीशन, इंडस्ट्रियल कंडीशन एंड कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर को देखकर ये जो स्टडी की जाती है कि जो कंपनी का स्टॉक है इस अंडर वैल्यूड, फेयर प्राइस्ड और ओवर वैल्यूड, ये सब चीजें देखकर जो एनालिसिस होती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च आपको समझ में आया दोस्तों? फंडामेंटल रिसर्च का मतलब है जब कंपनी की जो वैल्यू है वो देखी जाए किसके बेस पे, इकोनॉमिकल फैक्टर के बेस पे, इंडस्ट्रिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, या फिर कंपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकता है कंपनी का। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बेस पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया मुझे जो स्टॉक्स इसको बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, तो ये किसके बेस पे हम लोग कर सकते हैं? फंडामेंटल रिसर्च के हिसाब से। जैसे लाइक मैंने मान लीजिए कोई रिलायंस का स्टॉक बाय करके रखा हुआ है। अब जब मैंने रिलायंस का स्टॉक बाय करके रखा हुआ है तो मुझे इसको बेचना चाहिए, यहां से निकलना चाहिए, या फिर और क्वांटिटी बाय कर लेनी चाहिए, या मैं अपना जो शेयर अभी जो करंट मार्केट जो जो मैंने जो परचेज कर रखा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको मैं होल्ड करके बैठ जाऊं। तो आपको फंडामेंटल रिसर्च के बारे में समझ में आया। तो फंडामेंटल जो रिसर्च होती है ये कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले इकोनॉमी के बेस पे, इंडस्ट्री के बेस पे, और हम लोग कंपनी स्टॉक एनालिसिस। देखिए मैं जो आरे का जो मैंने चैप्टर बताया है उसमें मैंने आपको डिटेल में इकोनॉमिकल एनालिसिस क्या होती है, कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस क्या होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एनालिसिस क्या होती है। तो जिसने मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि ये एनालिसिस क्या होती है। तो सबसे पहले इकोनॉमी में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी किसकी? इकोनॉमी में जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इंफॉर्मेशन, आरबीआई की पॉलिसीज के बारे में। इंडस्ट्री स्पेसिफिक में हम लोगों ने जो बात की थी वहां पे सेक्टर ग्रोथ की बात करी थी कि नहीं करी थी वहां पे? उसके बाद कंपनी स्टॉक्स में, तो कंपनी स्टॉक में कंपनी के जो फंडामेंटल थे कौन कौन से, उसके बिजनेस मॉडल थे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे कंपनी के, उसके साथ साथ हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस देखे थे कंपनीज के, आरओई, आरओसी, नेट प्रॉफिट, वैल्यूएशन रेशियो कौन से होते हैं, पी, पीबी और इविटा, और ग्रोथ मैट्रिक्स, डिबेट लेवल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी और फ्यूचर आउटलुक। सो कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एनालिसिस और इकोनॉमिकल बेसिस एनालिसिस के बेस पे फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है। तो जिन्होंने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ा है वो डिटेल में जाके चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ें, उनको इस नॉलेज के बारे में पता चलेगा। ठीक है। अब फंडामेंटल के जो जो रिसर्च होती है उसके बेसिक टूल कौन कौन से हैं जिसको देखकर फंडामेंटल रिसर्च को समझा जा सकता है कि ये कंपनी इन्वेस्टिंग के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले उसका है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अभी अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं मैंने अभी चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया है।
फिर बताया प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, पैग रेशो, डिस्काउंटेड डीसीएफ कैश फ्लो, और एस डब्ल्यू ओ टी एनालिसिस, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। मैं आपको ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूं डिटेल के अंदर। अब जैसे एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं फंडामेंटल रिसर्च की, ठीक है। जैसे ये एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी, ये इन्फोसिस है। इन्फोसिस की फंडामेंटल रिसर्च है, रेवेन्यू कंपनी को या नेट प्रॉफिट ये हुआ, ईपीएस ये है, पी रेशो, आरओसी ही, डिबेट, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये सारी है। अब यूज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है भाई, मुझे अगर मेरी फंडामेंटल रिसर्च बहुत अच्छी होगी तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मुझे स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है क्या नहीं रखनी, क्या ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर हो सकता है, क्या ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दे सकती है, क्या मुझे अपना पोर्टफोलियो चेंज करने की आवश्यकता है। तो इतनी सारी नॉलेज देती है आपको कौन, फंडामेंटल रिसर्च। लिमिटेशन देखिए, ऑब्वियसली फंडामेंटल रिसर्च करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। दूसरा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती है, और फंडामेंटल रिसर्च तुरंत एक्शन नहीं देती है, ये थोड़ा टाइम लेती है एक्शन देने में। तो फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, फंडामेंटल में हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करते हैं, और यहां पे टेक्निकल में चार्ट, किसको एनालिसिस करते हैं, चार्ट को। फंडामेंटल में जो डेटा यूज लेते हैं वो बैलेंस शीट हो गया, यहाँ पे क्या लेते हैं, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, टूल कौन कौन से होते हैं, जैसे रेशो, डीसीएफ, एसडब्ल्यूटी, यहाँ पे आरसीआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, और बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और टेक्निकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो समझ में आया। अब इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग एनालिसिस करके अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के फायदे क्या हैं, सबसे पहले आप अच्छा एक ग्रोथ आप देख सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं, अपनी एक इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं, इक्विटी में, डिबेट में, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और अल्टरनेटिव, ये हम सब पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले एक्टिव इन्वेस्टिंग, कौन सी, एक्टिव। एक्टिव इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली एनालाइजिंग मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट, भाई कंटिन्यू अपनी एनालिसिस कर रहे हो, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो भैया उसको बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग, जैसे निफ्टी 50, एसपीएक्स 500, ठीक है। फ्यूचर, फ्रिक्वेंटली बाइंग सेलिंग हो रही है, पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा है, बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है, और हम लोग मार्केट को हमारी रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टूल कौन कौन से यूज होते हैं, देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल, अर्निंग रेशोज, टेक्निकल इंडिकेटर, सेक्टर रोटेशंस, तो हम लोग ये एनालिसिस में यूज लेते हैं इन्वेस्टिंग करते वक्त। एग्जाम्पल, भाई हम लोग म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, हेज फंड में कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज है तो यू कैन मैनेज योर फंड इजली, ठीक है। अब पैसिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन ए ब्रॉड मार्केट इंडेक्स और बास्केट ऑफ एसेट्स विद द मिनिमल बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। दिस गोल इज टू मैच मार्केट एंड नॉट बीट देम। देखिए, एक ऐसी इन्वेस्टिंग जब मैं कोई मल्टीपल ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे बार बार बाय या सेल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लाइक मैंने जैसे म्यूचुअल फंड, हेल्थ केयर की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने निफ्टी ऑटो में इन्वेस्ट कर दिया, निफ्टी सेंसेक्स में इन्वेस्ट, या निफ्टी में या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मल्टीपल बंच में इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ, मुझे बार बार वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे इंडेक्स फंड हो गया, ईटीएफ्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गए। तो भैया ये जो जो करते हैं ना, ये पैसिव इनकम, तो पैसिव इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग दोनों मैंने आपको अंतर बता दिया। पैसिव मतलब जब आप एक मल्टीपल बंच वाले ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप इन्वेस्टिंग डाल के छोड़ दें, बार बार उसको बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ज्यादा एनालिसिस अपने नहीं कर रहे हैं, मार्केट परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न देगी। तो रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टिंग क्या होती है, देखिए, देखिए, रिसर्च इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल। अगर बहुत अच्छी रिसर्च करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है।
तो भैया इन्वेस्टिंग जब भी करें तो रिसर्च बहुत होना जरूरी है। अगर रिसर्च अच्छी होगी तो रिस्क कम होगा, रिटर्न अच्छा होगा। ठीक है, तो वाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट? एक तो डिसीजन लेने में अच्छा होगा, रिस्क मैनेज होगा, रिटर्न अच्छा होगा, और मैं अपना फंड को मैनेज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से फंड लगा सकता हूँ, मेरा गोल एडजस्टमेंट होगा कि कहाँ फंड लगाना है। तो समझ में आया आपको? सबसे पहले इन्फॉर्म डिसीजन, डिसीजन लेने में अच्छा होगा, रिस्क में मैनेज कर सकता हूँ, रिटर्न अच्छा आएगा मुझे। डिटेक्टिंग फ्रॉड, ऑब्वियसली मैं अगर मेरा रिसर्च अच्छा होगा तो मैं फ्रॉड भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि ये कंपनी फ्रॉड है, इसमें रिटर्न नहीं आगा। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसर्च कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो दो तरह की रिसर्च हो सकती है। सबसे पहली फंडामेंटल और दूसरी टेक्निकल। तो फंडामेंटल कहाँ की जाती है? फंडामेंटल की जाती है कंपनी के इकोनॉमिकल एनालिसिस देखकर, इंडस्ट्री एनालिसिस देखकर, कंपनी एनालिसिस देखकर। और टेक्निकल चार्ट में आप अपने इंडिकेटर लगा लो, चार्ट पैटर्न देख लो। तो समझ में आया? तो सबसे पहले फंडामेंटल को पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल जो डिपेंड होती है वो डिपेंड होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडस्ट्री की। तो ठीक है, तो कौन कौन से? सबसे पहले फंडामेंटल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो भाई, रेवेन्यू क्या है कंपनी का, नेट प्रॉफिट क्या है, ईपीएस क्या है, कैश फ्लो क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन रेशो, पी रेशो, पीबी रेशो मैं बता चुका हूं अभी चैप्टर नंबर 3 में। ईवी क्या चल रहा है, ग्रोथ इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है, कंपनी का जो मैनेजमेंट क्वालिटी वो कैसा है, प्रमो जो होल्डिंग जो होल्डर्स वगैरह वो रुके हुए हैं कि नहीं रुके हुए, इकोनॉमी और इंडस्ट्री डेटा क्या कहता है, भाई कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी। तो भैया ये जो फंडामेंटल होते हैं जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यूज करते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल, सो टेक्निकल मैं आपको बता चुका हूं चार्ट के अंदर प्राइस मोमेंटम, कौन से? प्राइस मोमेंटम, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गए। तो आप चार्ट में पहले तो प्राइस चार्ट में ये पहचान लो चार्ट पैटर्न कौन से हैं, मूविंग एवरेज आप लगा लो, आरएसआई लगा लो, आप एमएससीडी लगा लो, आप बॉलिंजर बैंड लगा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन कर लो, कैंडलस्टिक पैटर्न आप रीड कर लो। तो भैया ये जनरली जो नॉर्मल जो डेली इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उनके काम की चीज है ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न, ठीक है। और अदर रिसर्च कौन सी होती है? एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो एग्जाम में आएगी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है? जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो न्यूमेरिकल डेटा पे, किस पे? न्यूमेरिकल डेटा, जैसे रेशो, ट्रेंड, फोरकास्ट। तो क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा पे, क्वालिटेटिव कंपनी के बिजनेस मॉडल के बेस पे। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझ में आ गया आपको? क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी है? क्वालिटेटिव जो कंपनी के बिजनेस मॉडल के बेस पे हम लोग रिसर्च करें, क्वांटिटेटिव जब हम लोग डेटा या रेशो की बात करें, ठीक है, जैसे पी रेशो, ईपीएस, पीबी रेशो। तो ये हम लोग अगर देखेंगे तो क्वांटिटेटिव रिसर्च आएगी, और क्वालिटेटिव में सिर्फ बिजनेस मॉडल की, मैनेजमेंट क्वालिटी की, ब्रांड रेपुटेशन की बात करेंगे। अब है मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक में किसकी बात करेंगे? जीडीपी की, इनकी सबकी फोकस ऑल ओवर। थीमेटिक रिसर्च, थीमेटिक रिसर्च मतलब भाई हम लोग बात करेंगे भाई जैसे लाइक अभी कौन सा एक पर्टिकुलर सेक्टर के भी ईवी चल रहा है, आईआई चल रहा है, कौन सा इंफ्रा चल रहा है, सेंटिमेंट भाई हम लोग मेजर करेंगे भाई मार्केट में अभी क्या सेंटिमेंट है। क्वांट या फैक्टर रिसर्च भाई एल्गोरिदम के बेस पे कि मार्केट में अभी क्या बिक रहा है, तो एल्गोरिदम के बेस पे भी रिसर्च की जा सकती है, ठीक है। एक्टिव पैसिव हम लोग बात कर चुके हैं। एक्टिव मतलब एनालिटिक, बिल्ड कस्टम मॉडल, प्रोजेक्शनल एंड वैल्यूएशन मैनुअली। पैसिव भाई हम लोगों ने एक जगह फंड डाल दिया और हम उसको भूल रहे हैं डाल के, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव समझ में आ गया। रिसर्च इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, तो भाई जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी रिसर्च होती है। फंड मैनेजर क्या करता है, ये देखता है कि भाई मुझे पैसा कहाँ डालना है, इक्विटी में डालना है, डिबेट में डालना है, हाइब्रिड फंड में, ईसी ईएसजी फंड में। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिसर्च लाइफ साइकिल इन इन्वेस्टिंग, सबसे पहले रिसर्च कैसे होती है? डेटा कलेक्ट करो, फिर रेशियो मैनेज करो, फिर आप रिपोर्ट बनाओ, फिर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, फिर आप उसको रिव्यूज करो। तो भैया ये रिसर्च का लाइफ साइकिल है, एग्जाम में आ सकता है। रिसर्च का लाइफ साइकिल क्या है? सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, फिर कैलकुलेशंस होती है, फिर रिसर्च रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है, फिर उसको मैनेज की जाती है। अब एक होती है इनसाइडर इंफॉर्मेशन और एक मोजेक इंफॉर्मेशन। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होती है
Insider information refers to the material non-public information about a company or its security that if made public cloud significant affect the price of those securities। भाई ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन कंपनी की होती है, अगर ये पब्लिक को पता चल गई तो कंपनी का मार्केट प्राइस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है वो एक तरीके से लाइक बिग डील हो गई। क्या हो गई? बिग डील हो गई। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा हो गया, कोई मेजर चेंजेस हो गए, कोई इस तरीके कोई मेजर इन्वेस्टिगेशन या कोई डिफॉल्ट थिंग्स, तो ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी इनसे पैनिक हो सकती है। और अगर किसी को इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरीके से इलीगल है, सेबी के प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा। हु इज इनसाइडर? इनसाइडर कौन कौन हो सकता है? तो इनसाइडर हो सकता है कंपनी का डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, तो कोई भी हो सकता है इनसाइडर। अगर इनसाइडर अगर इंफॉर्मेशन देता है कंपनी की तो भैया उस पर पेनल्टीज लग सकती है 25 करोड़ या उससे ज्यादा की। उसको बैन किया जा सकता है सिक्योरिटी मार्केट से। ठीक है, उसके अंदर और भी कोई प्रोसिक्यूशन या अंडर कोई कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कुछ और भी चार्जेस लग सकते हैं। दूसरा होता है मोजेक एनालिसिस। सो मोजेक एनालिसिस क्या है? मोजेक एनालिसिस एक तरीके से वो एनालिसिस है जो कंपनी में जो इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी, एक तो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक नॉन पब्लिक सोर्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बोलते हैं मोजेक एनालिसिस। तो मोजेक एनालिसिस में क्या है? एक तरीके से ये लीगल है, ये क्या है? एक तरीके से लीगल एनालिसिस है। क्या है? लीगल एनालिसिस है। तो इट्स ए लीगल, इथिकल एंड वैलिड मेथड ऑफ रिसर्च एज ए लॉन्ग मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन इज नॉट यूज। तो मोजेक एनालिसिस तरीके से लीगल एनालिसिस है। तो दिस एनालिसिस पुट मल्टीपल स्मॉल इनकम्प्लीट और इनडायरेक्ट डेटा पॉइंट फ्रॉम द कंप्लीट पिक्चर लाइक प्राइस ऑफ पजल्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोजेक एनालिसिस कौन कौन से? कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ लो, कंपनी के कॉन्फ्रेंस को देख लो, कंपनी का ट्रेंड और न्यूज क्या चल रहा है, कंपनी की आप ऑप्शन चेन रीड कर लो, या कोई और कंपनी का जो जो सप्लाई और जो आइटम आ रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो, कंपनी के अंदर और क्या एक्टिविटी है। तो जो बेसिक जो एनालिसिस के बेस पे की जाती है उसको मोजेक एनालिसिस बोला जाता है। और मोजेक एनालिसिस एक तरीके से लीगल रिसर्च है। वाई इट्स लीगल? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है मोजी। तो एक तरीके से लीगल हुआ ना ये। कौन करता है इस तरह की रिसर्च? इक्विटी फंड कर सकता है, हैज फंड कर सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर सकते हैं। तो समझ में आया फंडामेंटल? अब टेक्निकल की बात कर ले तो टेक्निकल में आपको बता चुका हूं कहां होती है टेक्निकल, चार्ट में होती है। तो टेक्निकल का जो मेन है, तो टेक्निकल किस किस पे बेस की जा सकती है सर? देखो ये चार्ट में देखकर हम लोग देख सकते हैं कि भैया मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म तुरंत पैसा बनाओ और तुरंत बाहर हो। ठीक है, तो टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है? चार्ट पैटर्न देख लो, इंडिकेटर्स लगा लो, ट्रेंड पहचान लो, सपोर्ट वॉल्यूम आप कर लो, कैंडलस्टिक पैटर्न आप रीड कर लो। अब चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं? तो चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, जैसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर, डबल टो। देखो ये आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। रिवर्सल में हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम हो गया। कंटिन्यूअस में कौन से होता है? ट्राइंगल और फ्लैग पैटर्न। और पीनट एक तरीके से बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्राइंगल। देखिए चार्ट पैटर्न आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, इंडिकेटर कौन कौन सा होता है? जैसे मूविंग एवरेज। क्या होता है? मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। ठीक है, फिर है आरएसआई। तो आरएसआई के अंदर भी जैसे आरएसआई का ओवरबोट जोन का 70, आरएसआई ओवरसोल्ड 30। ठीक है, एमएसीडी आ गया। तो एमएससीडी से भी आप इसमें दो लाइंस होती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसके हिसाब से बाई सेल बॉलिंजर बेड आप देख सकते हो, आप स्टॉचिक ऑसिलेटर देख सकते हो, आप वी वेब देख सकते हो। वी वेब क्या है? वी वेब होता है फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन वॉल्यूम, यूज्ड बाय इंट्राडे ट्रेडर्स। तो वी वेब भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, तो ये ट्रेंड एनालिसिस आप कर सकते हैं।
आपको चार्ट में पता पड़ जाएगा, जैसे अप ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड है तो मार्केट नीचे जा रहा है, और मार्केट यहाँ फंस रहा है एक ही रेंज में, तो इसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, पता चला। वॉल्यूम क्या होती है? तो वॉल्यूम आपको ये बताती है कि भाई मार्केट के अंदर जो प्राइस में जो मोमेंटम आने वाला है वो कितना फास्ट आने वाला है। तो वॉल्यूम एक तरीके से आपको जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम है या लो वॉल्यूम है। तो मार्केट में वॉल्यूम को कौन डिफाइन करता है? वॉल्यूम इंडिकेटर्स डिफाइन करता है। ठीक है, कैंडलस्टिक में आप देख सकते हैं कौन सा हैमर, बुलिश शूटिंग स्टार, डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग। तो ये कुछ एंगल, जैसे हैमर क्या डिफाइन करता है? रिवर्सल को, शूटिंग स्टार रिवर्सेबल को, डोजी इंडिसीजन होती है, बुलिश एंगल्फिंग स्ट्रॉन्ग बाय, और बियरिश एंगल्फिंग स्ट्रॉन्ग सेल। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल और कंप्लीट टेक्निकल सेटअप्स। तो भैया जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है, कौन सा? भाई अगर प्राइस क्रॉस अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज और आरएसआई 55 है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कैंडलस्टिक बन रहा है बुलिश एंगल्फिंग, तो ये किसका सिग्नल है? बाय का सिग्नल। ये आपको मैं बता दूंगा डिटेल के अंदर। टेक्निकल क्या है भाई? टेक्निकल एनालिसिस भाई क्विक डिसीजन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है, तुरंत पैसा बनाओ और निकल जाओ। तो इसमें दिक्कत क्या है सर? कभी कभी टेक्निकल कंडीशन फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कंपनी का ना रिपोर्ट देखा, ना फाइनेंशियल स्टेटिक्स देखे। तो ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के डिटेल में आपको बता चुका हूँ। बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो टेक्निकल मैंने आपको डिटेल में बताया, फंडामेंटल क्या होता है वो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब क्वांटिटेटिव मैंने बताया ना, दो तरह की रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में हम किसकी बात करते हैं? कंपनी के न्यूमेरिकल डेटा की। कौन कौन से न्यूमेरिकल डेटा? जैसे आप ईपीएस कर लो, रेशियो मैनेज कर लो, पीबी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, पीएस रेशियो हो गया। तो इनके बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, देखो, पी रेशो, ईपीएस, आरओसी, डिबेट टू इक्विटी, सीएजीआर, रिग्रेशन, मॉडलिंग, एक्शन। तो ये कौन सी रिसर्च में काम आते हैं? क्वांटिटेटिव। समझ में आया? एग्जाम्पल में आता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एक तरह की ऐसी रिसर्च है जिसमें हम लोग रेशो की बात करें और हम लोग कंपनी के न्यूमेरिकल डेटा, प्रॉफिट, रेवेन्यू की बात करें। ठीक है, तो ये आपके सामने के एग्जाम्पल भी है, जैसे ईपीएस 65, पी 24, आरओसी 18, फोरकास्टिंग। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तरीके से कंपनी के क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जब हम लोग कंपनी में नॉन न्यूमेरिकल, मतलब कंपनी की ब्रांड वैल्यू, कंपनी के मैनेजमेंट और गिवर्नेंस के बारे में स्टडी करें। तो भाई कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी की रिपोर्ट क्या कह रही है। तो इस तरीके की अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव। वो क्वांटिटेटिव थी, कौन सी थी? ये क्वांटिटेटिव। और ये क्वालिटेटिव, कौन सी है? क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपको अंतर समझ में आ गया? क्वांटिटेटिव कौन सी है? ये है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करें। क्वालिटेटिव हम लोग न्यूमेरिकल डेटा की बात नहीं करते हैं। बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री पोजीशन, ब्रांड स्ट्रेंथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस तरीके की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव। और वो फंडामेंटल रिसर्च आपको अभी डिटेल में बता चुका हूं। फंडामेंटल रिसर्च में क्या क्या चीजें आती हैं? तो फंडामेंटल में हम लोग मैक्रोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल। तो भैया ये मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता चुका हूं अभी। ठीक है, आप पहले नंबर का चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने आपको एक एक चीज बताई कि कंपनी में हम लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं। भाई कंपनी लेवल पे किस तरीके की स्टडी होती है, माइक्रो लेवल, मिनी लेवल्स, मैक्रो लेवल्स। तो समझ में आया आपको? तो दो तरह की एनालिसिस होती है, एक तो माइक्रो लेवल और एक मैक्रो लेवल के बेस पे। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं उसके अंदर पहला माइक्रो लेवल क्या है और मैक्रो लेवल क्या है, दोनों डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो फंडामेंटल मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। अप्रोच क्या होती है? अप्रोच आपकी मर्जी है कि आप कौन सी रिसर्च करना चाहते हैं। तो बिहेवियरल अप्रोच, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई इन्वेस्टर समटाइम एक्ट irrationally leading to the mispricing in equity market। ठीक है, सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इक्विटी इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर अप्रोच ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होती है,
फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? टेक्निकल अब बिहेवियरल बायस इन इक्विटी इन्वेस्टिंग देखो, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हियर्ड मेंटालिटी जो किसी ने कहा एंकर पे विश्वास नहीं करना है, अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, कॉन्फर्मेशन वाइज पहले कंफर्म करो, डिस्पोजिशन किसी पे फैक्ट किसी पे ये मत करो कि कोई कह रहा है तो आप काम कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब भी इन्वेस्टिंग करनी हो तो सबसे पहले क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? वैल्यू इन्वेस्टिंग, सबसे पहले तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, फिर बिहेवियरल स्किन करो, सेंटिमेंटल एनालिसिस करो और एक कॉन्ट्रेन इन्वेस्टिंग करो। तो कॉन्ट्रेन इन्वेस्टिंग क्या होती है? इस अगेंस्ट क्राउड व्हेन फियर और ग्रिड डोमिनेट, बाइंग स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द पेनिंग सेल ऑफ्स। वैल्यू इन्वेस्टिंग, बाइंग गुड बिजनेस इग्नोर्ड बाय द मार्केट। तो ये कुछ इन्वेस्टिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। तो सर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी रखे हैं कि भाई इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है। अगर इन्वेस्टिंग करोगे ना तो सर जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, उससे आप बच जाओगे। एक गेम स्टॉप हुआ था 2021 में, कोविड क्राइसिस। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज होगी तो आप वहाँ से बाहर हो सकते हो। वाई बिहेवियरल अप्रोच इज इम्पोर्टेंट। देखो, अगर आपका फंड मैनेजर और इन्वेस्टर बिहेवियर अप्रोच बहुत अच्छा होगा तो सर आप अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम था फंडामेंटल रिसर्च, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल रिसर्च के बारे में भी स्टडी करी है। इसके मैंने आपको जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो यहाँ नीचे मेंशन कर दिए हैं, आप इसके नोट्स मुझसे मांग लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे हम देखो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन इक्विटी? Very to determine the intrinsic value of security. Which of the following is the not part of company analysis? तो Bollinger Band, because Bollinger Band is part of technical analysis. तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, आप मुझसे इसके नोट्स ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 आर ए रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम का।